जी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यत पाठी जन मीडिया टीवी से। जातिगत जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने फैसला करते हुए कहा है कि अब से देश में जातिगत जनगणना की जाएगी, यानी कि आने वाली जनगणना में जाति की गिनती भी की जाएगी। और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जो कि बीजेपी के राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है। जो बीजेपी हिंदुत्व के साथ पिछड़े वर्ग को जोड़कर राजनीतिक समीकरण बनाना चाहती है, और इसी मुद्दे पर आज हम भी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से किशोर कुणाल जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। जी, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि 1951 के बाद जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। हालांकि एससी एसटी की गणना की जाती थी, लेकिन अब जो ये जातिगत जनगणना फिर से आई है, तो आपको क्या लगता है कि इसे क्यों बंद करवाया गया था, और अगर अब ये फिर से आई है तो इसके आने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? किशोर देखिए कुणाल। दिव्या दिव्या जी, जब आप इतिहास को देखेंगे तो लास्ट जातिगत जनगणना हुई थी 1931 में, जब अंग्रेजों का शासन था। 41 में हो नहीं सका और 51 के बाद हुआ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 51 से लेके 2024 तक देश की एक बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के लाभ में वंचित किया गया। तकनीकी तौर पे उनके आंकड़ों का समायोजन नहीं किया जा सका, जिसका नतीजा हुआ यह हुआ कि एक बड़ी आबादी को सरकारी योजनाओं के लाभ में उनका वैज्ञानिक आधार नहीं बन पाया। खैर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संसद के पटल पर 25 अगस्त 1994 को संसद के पटल पे उन्होंने मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और एक लंबे संघर्ष के बाद और लगातार मेहनत के बाद आज जातिगत जनगणना पूरे देश में होने की बात हो रही है। और कहीं न कहीं हम इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं, और पूरे देश के एक बड़ी आबादी को हम लोग शुभकामना देते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास से जातिगत जनगणना कहीं न कहीं साकार हो सका, और आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी को एक नए भारत का निर्माण दिखेगा। जी, जी। तो जातिगत जनगणना जैसा कि हम सब जानते हैं जेडीयू ने पहले भी करवाई थी, जब इसका गठबंधन आरजेडी के साथ था। तो तब जब जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, उसके आखिर बिहार को क्या फायदे मिले थे? दिव्या जी, बिहार को फायदे या घाटे की बात तो तब होगी जब उसका एनालिसिस किया जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। जब बिहार में जातिगत गणना हुआ और गणना के तुरंत बाद बिहार सरकार ने, यानी कि हमारे नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में एक अलग से अधिनियम बनाकर यहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि नए अध्यादेश के बाद उस केस का भी औचित्य खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, 94,000 ऐसे परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया जो किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें तुरंत ही मदद की जरूरत है। तो इन परिवारों को भी हम लोग मदद के लिए अलग से स्कीम बनाई, जिसमें 2 लाख प्रति परिवार देने की बात हो रही है, ताकि वो रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके और अपने परिवार को बेहतर स्थिति में शामिल कर सके। तो कहीं न कहीं जातिगत गणना के बाद बिहार में कई योजनाओं का निर्माण हुआ, और इस योजनाओं के माध्यम से बिहार के लोगों को लाभ देने की कोशिश की गई। जी। जी, जैसा कि आपने काफी लाभ बताए, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर जातिगत जनगणना होती है, तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक का इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा? जिसका वोट बैंक ज्यादा है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इसके आधार पर बंटवारे की भी संभावना है। जो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, वो दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करेगा, उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समावेशी विकास का परिभाषा तो यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदार। अगर किसी की संख्या 100 है तो उन्हें मौका भी 100 के हिसाब से मिलना चाहिए। किसी की संख्या 5 है तो उनको मौका भी 5 के हिसाब से मिलना चाहिए। तो एक नए भारत का निर्माण होगा जहाँ पे सबको बराबर अधिकार और बराबर अपॉर्चुनिटीज, कहीं न कहीं उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है, और कहीं न कहीं इससे आगे जो भी योजनाएं देश में बनेगी उसमें उन वर्गों का ख्याल रखा जाएगा जो किसी न किसी रूप से पिछले 70 सालों में हाशिए पे रहे थे, उन्हें उनका लाभ मिलेगा। जी, जी।
तो जी जो ये जातिगत जनगणना लाई गई है, लोकसभा के चुनाव में देखें तो विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिससे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। तो अब जो बिहार चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के दबाव में ये जातिगत जनगणना वापस से लाई गई है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये मांग पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। अगर हाउस के रिकॉर्ड को देखेंगे, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को देखेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज से 31 साल पहले जातिगत जनगणना की जरूरत बताई थी, और तब से लगातार बिहार एक रोल मॉडल बना। बिहार में 500 करोड़ के स्पेशल बजट के साथ तकरीबन 2,64,000 कर्मचारियों को लगाकर बिहार में 2 चरणों में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से जातिगत गणना कराई। तो बिहार में तो ऑलरेडी हो रखा है और बिहार के लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। आरक्षण का मामला कोर्ट में है, बाकी अन्य योजनाओं में उसका लाभ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बिहार चुनाव को ध्यान में रख के कराया गया है। यह एक समावेशी मांग है, लंबे समय से मांग रही है। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास तो कोई मोरल अधिकार ही नहीं, उनके पास किसी तरह का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस जो 70 साल तक देश में शासन करती रही, उन्होंने बेहद ही कुटिलता के तहत जातिगत जनगणना को रोक के रखा। हम आरजेडी की बात करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आरजेडी 90 से लेकर 2005 तक और 2004 से लेकर 2014 तक किसी न किसी रूप से सत्तारूढ़ रूप में सरकार में रही। बावजूद उसके पब्लिक रिकॉर्ड में कहीं पे भी उनका कोई मांग नहीं दिखा। हाँ, नारा जरूर लगाई, मंच पे नारा लगाया उन्होंने, एक बड़ी आबादी को बेवकूफ बनाने का प्रयास भी किया। लेकिन हमारे नीतीश कुमार नारा नहीं, नीति और नेतृत्व के पे काम किए, और नतीजा निकला कि आज पूरा देश नीतीश कुमार के इस भागीरथी प्रयास का लाभ लेगा। और कहीं कहीं नीतीश कुमार का नाम अगले कई सदियों तक गूंजता रहेगा कि उन्होंने एक समावेशी माहौल देने का काम किया। जी जी, जातिगत जनगणना आने के बाद ही विपक्ष से अपनी जीत बता रही है, तो क्या वो सही कह रही है कि ये सच में उसकी जीत है? देखिए, बिहार की धरती, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की धरती ज्ञान की भूमि रही। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। किसने क्या किया सब पब्लिक रिकॉर्ड में। किसने मंच पे 22 समीकरण का नारा दिया, और किसने संसद के मंच पे सभी जाति के गणना के बाद उनके लिए योजना बनाने की बात की। दोनों चीज सामने है। तो विपक्ष, चाहे राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो या अन्य दल के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने इस दिशा में क्या प्रयास किया था। अगर उनका प्रयास सही होगा तो जनता उन्हें सही मानेगी, अगर उनका प्रयास बोगस होगा तो जनता उन्हें बोगस मानेगी। उन्हें कहीं न कहीं वो देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। देश की जनता या प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं। जी, बिहार चुनाव के नजरिए से क्या इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी तो देश भर की पार्टी है ना, देश में उनका सत्ता है, शासन है, और पूरे देश के लिए इस योजना, ये इस तरह के कार्यरूप को प्रारूप दिया गया है। तो बिहार की नजर में, तो बिहार में तो हम लोग जंग 2 साल पहले जीत चुके थे। हमने यहाँ पे गणना कराई, और गणना कराने में लगभग सभी दलों का सहयोग रहा। जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी प्रतिनिधिमंडल की, तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सबके सभी दल के विधायक थे, और सबका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। उससे पहले विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, सभी दलों ने सहयोग किया। तो इसमें कहीं जातिगत और ये यहाँ पे कहीं राजनीति नहीं, ये समावेशी सोच है। नीतीश कुमार जी ने दलीय गणित को भूलकर बिहार के सभी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पर एक नैतिक दबाव जो 2021 में बनाया था, उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है। जी, तो अंत में हम जातिगत जनगणना जो लाई गई है, इसकी मुख्य जरूरत क्या मान सकते हैं? क्या इसके सिर्फ अच्छे परिणाम भी हैं या फिर बुरे परिणाम भी हैं, और अगर हैं तो वो क्या है? इसके अच्छे परिणाम है, बुरे परिणाम कुछ नहीं। अच्छे परिणाम ये है समावेशी विकास, सबके साथ न्याय, सबका विकास, यही होगा, और कहीं से भी बुरा नहीं है। आप ये समझें कि कोई ऐसा वर्ग है जो पब्लिक के रिकॉर्ड में है ही नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो उसके लिए योजनाओं का निर्धारण कैसे होगा? तो ये रिकॉर्ड में आना जरूरी है। अगर हम एसटी के लिए ये स्कीम बना रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए एसटी की संख्या क्या है।
अगर अति पिछड़ा वर्ग के लिए योजना बन रहा है तो पता होना चाहिए अति पिछड़ा वर्ग की संख्या क्या है। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है, इसे अपनाया जाना चाहिए था। आप समझ सकते हैं कि गुलामी के दौर में भी अंग्रेज ने इस परिपाटी को मेंटेन रखा, लेकिन आजादी के बाद इस परिपाटी को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया गया। एक बड़ी आबादी को सरकार की नजर से दूर किया गया और हमारा यह सौभाग्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास से आज फिर से उस परिपाटी की वापसी हो रही है और हम समझते हैं कि इससे सभी वर्ग को लाभ होगा। मुझे नहीं लगता है किसी वर्ग को इससे लाभ हानि होने की संभावना है। जी जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका और अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।